हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गणित के अंदर मूल्यांकन तथा उसकी प्राविधियों के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि न केवल गणित के अंदर ही साथ यह विज्ञान के अंदर, साथ ही साथ संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर सभी जगह काम आने वाला टॉपिक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन तथा उसकी प्राविधियों की। तो मूल्यांकन के अंदर आता है मापन, मूल्यांकन और आकलन। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर के किसी भी विषय वस्तु का या किसी व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन कर पाते हैं। तो मापन को हम कहते हैं मेजरमेंट एंड, मूल्यांकन को कहते हैं हम एवेल्यूशन एंड, आकलन को कहते हैं असेसमेंट। दोस्तों, परंपरागत जो मूल्यांकन प्रणाली थी, परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली जांच एवं परीक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि जिनका स्थान आधुनिक प्रणाली में, जो अब की जो प्रणाली है, मॉडर्न प्रणाली है, इसके अंदर नवीन मूल्यांकन पद्धतियों ने ले लिया है। दोस्तों, यह एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है जो कि एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि पहले की जो विधियाँ थी, मूल्यांकन प्रणाली थी, वो किस तरीके की थी। तो दोस्तों, परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली थी और एवं जांच एवं परीक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि जो आधुनिक प्रणाली है उसमें नवीन मूल्यांकन पद्धतियों ने जांच एवं परीक्षा के सिद्धांत का स्थान ले लिया है। आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन से पहले मापन की। तो मापन क्या होता है? मापन को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मेजरमेंट। मापन के अंदर जब गणितीय उपलब्धियों का अंकन मात्रात्मक या परिमाणात्मक रूप से किया जाता है, मात्रात्मक रूप से किया जाता है या परिमाणात्मक रूप से किया जाता है, अर्थात जब विषयगत दक्षता को केवल किन्हीं संख्याओं या संकेतों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसे मापन कहा जाता है। तब उसे मापन कहा जाता है जब विषयगत दक्षता को केवल किन्हीं संख्याओं या संकेतों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तथा इसे देखकर उस उपलब्धि की गुणवत्ता निर्धारित करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि किसी बालक के गणित विषय में कुल पूर्णांक 100 में से 70 अंक या बी ग्रेड मिलता है, तो यह केवल मापन है, अर्थात दक्षता का मात्रात्मक अंकन है कि उसके 70% अंक प्राप्त हुए हैं या फिर उसे बी ग्रेड हासिल हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वह मापन से कहीं ज़्यादा व्यापक है तथा जब बालकों को अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं तो उनके व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों की गुणात्मक रूप से व्याख्या करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से मापन भी निहित होता है, किंतु साथ साथ उसके गुणात्मक मूल्यों का भी अंकन होता है, अर्थात यह दो चीज़ों को लेकर के चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि इसके अंदर हम ज्ञानात्मक पक्ष का तो विकास कर ही पाते हैं दोस्तों, साथ ही साथ इसमें भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर भी विशेष बल दिया जाता है। इसी तरह से मूल्यांकन को हम एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मूल्यांकन इक्वल्स टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। यहाँ पे जो मापन है वो मात्रात्मकता को दर्शाता है, मात्रात्मक परिमाण को दर्शाता है, जबकि जो मूल्य निर्धारण है वह गुणात्मक पक्ष को दर्शाता है। गुणात्मक पक्ष के अंदर हमारे भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को रखा गया है, जिसको कि अब हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कुल पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक 70 की व्याख्या इस प्रकार से की जाए कि वह बालक गणनात्मक रूप से कितना दक्ष है, तार्किक एवं अमूर्त चिंतन में कैसा है, शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक कर चुका है, तो फिर यह मापन मूल्यांकन में बदल जाता है। जिससे स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन की जो प्रकृति है वह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है।
क्योंकि यहाँ केवल ज्ञानात्मक पक्ष का निर्धारण न होकर के इसके साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी निर्धारण होता है। अतः जो मापन है दोस्तों, जो मापन है वह मूल्यांकन से पूर्व की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है। दोस्तों, अब हम मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वह बेसली तथा कार्टराइट की परिभाषा है। तो कार्टराइट और बेसली के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंश है जिसके द्वारा निश्चित समय में शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंश है जिसके द्वारा निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर समय के अंदर, जो कि एक निश्चित समय होता है, फिक्स समय होता है, फिक्स टाइम होता है, उसके अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। तथा साथ ही साथ ये तो हो गया हमारा मापन, लेकिन उसके साथ जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और उस व्यवहार में हुए परिवर्तन को मापा जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। इसी तरह से क्वालेन तथा हन्नी के अनुसार, क्वालेन तथा हन्नी ने कहा कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों का संकलन, यहाँ जो प्रदत्तों का संकलन है उसको हम प्रमाण कह सकते हैं। प्रमाण, जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है उसका जो प्रमाण है तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तथा उनकी जो व्याख्या करेगा वो कौन करेगा? जो कि उसके द्वारा जो अर्जित अंक होंगे वह उसकी व्याख्या करेंगे। तो यही मूल्यांकन है क्वालेन तथा हन्नी के अनुसार। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। अर्थात इसमें जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसके साथ साथ जो बच्चा सीख रहा है, अधिगम कार्य कर रहा है, दोनों प्रक्रियाओं की जो प्रभावशीलता है उससे जो रिजल्ट मिल पा रहा है, जब उसका आकलन किया जाता है तो वही मूल्यांकन है किसी बालक की योग्यता के लिए। उसकी जब वो शिक्षण कार्य करता है और अधिगम की प्रक्रिया है उसकी जो प्रभावशीलता है उसका अध्ययन या आकलन किया जाए तो ब्लूम के अनुसार वही तो मूल्यांकन है। अब हम चर्चा करेंगे कोठारी आयोग के द्वारा दी गई मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोठारी आयोग क्या था। तो यह एक आयोग जो कि 1964 से 1966, 1964 से 1966 तक रहा था और यह दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में बना था। इसी कारण से इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन द्वारा केवल शैक्षिक उपलब्धि की ही जांच नहीं की जाती बल्कि इससे शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार में भी सहायता मिलती है। उनके अनुसार यह निश्चित किया गया कि जो मूल्यांकन कार्य होगा इससे बालक के जो अधिगम में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका भी हम निर्धारण कर पाएंगे और उनमें सुधार करने में हमें मूल्यांकन के द्वारा सहायता मिलेगी। इन सभी से स्पष्ट है कि मूल्यांकन द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है या इसकी सीमा क्या है, शिक्षण उद्देश्यों की सीमा क्या है। साथ ही साथ दोस्तों सेकंड नंबर पे है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है, उसके व्यवहार में पहले कितना परिवर्तन था और शिक्षण कार्य करने के बाद में उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, यह हम स्पष्ट कर सकते हैं मूल्यांकन के बाद में। साथ ही दोस्तों उद्देश्य प्राप्त करने की विधियां कितनी प्रभावी रही हैं, जो उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाएंगे तो किन विधियों को हम ज़्यादा बल देकर के कार्य करें जिससे कि हमें उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।